देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। ओ देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। पर ये अपने मन की नाय, का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाय धाय। नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। मोगली तो आपको याद होगा ना? अरे वही मोगली जो द जंगल बुक का हीरो हुआ करता है। न जाने कितनी बार उस पर फिल्में बनी और न जाने कितने लोगों ने देखा। अब करीब 100 सालों के बाद, लगभग 100 सालों के बाद, 130 साल 130 साल के बाद जो है मोगली वापस लौटा है, एक नए रूप में, एक नए रंग में। और उसको वापस लेकर आए हैं और कोई नहीं, हमारी हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीत निर्देशक अभिषेक रे। आपको ध्यान दिला दूं कि अभिषेक रे ने कुछ बहुत ही चर्चित फिल्मों के संगीत दिए हैं। इनमें पान सिंह तोमर, आई एम कलाम, साहब बीबी और गैंगस्टर, वेलकम बैक, शागिर्द, हासिल, न जाने कितनी फिल्में उनके नाम पर हैं। ये अलग तरह की फिल्में हैं। और अभिषेक रे वहाँ से, यानी मुंबई के में जो कंक्रीट के जंगल है उससे निकलकर असली जंगलों में पहुँच गए हैं और वहाँ से एक ऐसी दिलचस्प कहानी को लेकर आए हैं जो आपको मोगली की दुनिया में तो ले जाएगा, लेकिन ये वो मोगली नहीं है जिसे किपलिंग ने 1890 में लिखा था। ये आज का मोगली है और ये जो कहानी है वो आज का जंगल बुक है। 130 सालों में बहुत कुछ बदला है, जंगल में भी, हमारे जीवन में भी। तो आइए अभिषेक रे से बात करते हैं उनकी नई किताब, जो एक उपन्यास है और उपन्यास के साथ साथ वो जंगल की सैर भी कराता है और जंगल में जो संघर्ष चल रहा है, जंगल में जिस तरह की दुनिया आज दिखाई दे रही है, उसको भी सामने लाता है। एक दिलचस्प कैरेक्टर, एक दिलचस्प एक कहानी जो निश्चित तौर पर आपको प्रेरित भी करेगी और उसके साथ साथ आज के जंगल की कहानी भी आपको बताएगी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। हम इनसे बात करेंगे और धीरे धीरे कहानी अनफोल्ड होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभिषेक जो हैं वो सिर्फ फिल्मों में संगीत नहीं देते, वो जंगल के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और जंगल को बहुत गहराई से समझा है। जंगल में किस तरह से अपराध हो रहे हैं उसका पूरा खाका उनकी किताब में भी है और उसके चरित्र, उसके जो मुख्य चरित्र हैं उसमें भी है। किताब मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देखा बाघ, टाइगर, द इनसाइड स्टोरी। ये अंदर की कहानी को बताती है। अभिषेक जी, फिर से स्वागत आपका। और मैं एक पहला सवाल कि एक मोगली था हमारे पास, ये जग्गू, ये नया चरित्र लेकर के आए हैं आप, ये है क्या असल में? मुझे बचपन से ही लगता था कि देखिए, द जंगल बुक जो विश्व विख्यात एक किताब है जिसकी फिल्में भी बनी, और इस फिल्म की खासियत ये है कि जितनी बार भी ये फिल्म बनी, इट बिकेम अ मनी स्पिनर, इट अर्न्ड मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब। कहानी हमारे देश की थी और अमेरिकन्स ने इसकी फिल्म बनाई, जितनी बार भी बनाई, और बहुत सक्सेसफुली पैसा कमाया, दुनिया भर से विख्यात भी किया। पर 130 सालों में 134 years is a lot of time, जिसमें इस पूरी दिशा में कोई लिटरेरी वर्क हुआ ही नहीं। कुछ जिम कॉर्बेट की कहानियाँ आई जो शिकार की कहानियाँ थी, उसके बाद एक वैक्यूम पड़ा हुआ था। और मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि बचपन से ही मैं 14-15 साल की उम्र से मैं सरकार के लिए बाघ गणना करता हूँ और अलग अलग नेशनल पार्क में मेरी पोस्टिंग होती है,
और पैदल किस तरह से जंगल को पढ़ा जाता है, लाइक अ स्क्रिप्चर, ये हमने बचपन से किया है। टाइगर के पीछे पीछे नंगे पाँव जाना, लठ लेके, उनके पग मार्क्स गिनना, स्टेप स्ट्राइड्स गिनना। तो जंगल को पढ़ना एक पौराणिक कला है जो ट्राइबल्स के पास है, और हमारे आज के टाइम में ये कला हटती जा रही है। तो मुझे लगता था कि जो रियल जंगल बुक की कहानी है आज की 2025 की, वो बिल्कुल अलग है। द डायनामिक्स हैव चेंज्ड इन 130 years. ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एक्सप्लोडेड, गैलप्ड, वाइल्ड लाइफ हैज डिमिनिश्ड, सिकुड़ गया है। तब 1.5 लाख टाइगर्स थे, बीच में 1400 टाइगर्स बाकी थे। अब हमारे कॉन्जर्वेशन प्रयास से वो 4000 के आसपास नंबर गया है। तो आप सोच सकते हो कहाँ से कहाँ आ गया है जंगल। पहले जंगल के जानवर मुक्त थे, यहाँ से वहाँ जा सकते थे, आज छोटे छोटे आइलैंड्स में कैद है। And how a tigress raises her cubs today in a human-dominated landscape, avoiding cultivation, factories, railway lines, highways, and lethal threats like poachers and hunters. ये है बाघ, टाइगर, the inside story. तो किपलिंग ने जो कहानी लिखी मोगली की, मोगली जो 1890 के समय में जंगल पर जो संकट थे उसको सामने खड़ा किया था। जैसे कि उस समय सर्कस के लिए जानवरों को पकड़ा जाता था, और मोगली भी एक बार सर्कस के लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिर तरह तरह की चीज़ें आप देखते हैं हम। ये जो आपके कहानी का नायक है जग्गू, वो जो है वो कहाँ से ये पात्र आपको मिला, क्या उसकी विशेषता है? देखिए, जग्गू comes from a ancient tribe of central India called the Bavarias. These are a hunting tribe. ये खानदानी पेशेवर टाइगर लेपर्ड पोचर्स हैं। तो एक गरीब आदमी, एक मजबूर आदमी बेबस हालातों में जब ऐसे एक परिवार में जन्म लेता है, तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं रहता है कि अपने खानदानी पेशे को ही आगे ले जाना। उसकी ज़मीन, बेचारे की ज़मीन दबोच ली उसके चचेरे भाई ने, लखन, जो एक कोचिंग गिरोह का सरदार है। और किस तरह से जग्गू उसके अंडर काम करता है एज अ ट्रैकर। जैसे मैं बचपन में ट्रैकर रहा हूँ, जग्गू भी एक ट्रैकर है। और ट्रैकर मतलब वो जंगल को पढ़ सकता है। वो बाकी गिरोह के लोगों को बोल देता है कि टाइगर यहाँ से जाएगा, फंदा यहाँ पे लगाओ। तो बवरिया फंदा जो होता है, हेवी ड्यूटी कास्ट आयरन का स्नेयर, वहाँ लगा देता है, बाघ वहीं फंस जाता है। लेकिन जग्गू को मैंने शुरू से दिखाया है कि मार काट जानवरों को मारना उसको उससे देखा नहीं जाता, क्योंकि उसके जो बचपन के दिन मैंने दिखाए हैं, जैसे आप पूछ रहे थे मोगली के साथ उसके बहुत सारे मेल भी हैं और डिससिमिलैरिटीज भी हैं। बचपन में वो खेलते हुए, कूदते हुए, जंगल में भागते हुए, कभी पेड़ पे चढ़ जाना, कभी घास को सूंघना, कभी धूल हाथ मुट्ठी में लेके हवा में उड़ा देना और हवा का रुख देखना, इस तरह की फितरतें थी। तो और वो पढ़ लेता था अनायास। तो कई बार ऐसा होता था कि उसके चाचा ताऊ शिकार पे निकले हैं और टाइगर की खोज में किसी दिशा में जा रहे हैं। तो छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है और खींच के बोलता है, चाचा जी बाघ उस तरफ ही है, यहाँ नहीं है। तो चाचा उसकी तरफ ऐसे देखता है कि बेटा ये चुगद हमें सिखाएगा बाघ किस तरफ ही है, हमारा बाप मत बनो, हमारे साथ आ जाओ। तो इस तरफ जाने लगते हैं तो बाघ वहीं से निकलता है जहाँ इस बच्चे ने बोला था। तो ये है जग्गू। और ये आदमी बड़ा होके उसको उन्हीं जानवरों के विनाश में योगदान देना पड़ता है जिनसे उसको बेहद प्यार है। तो उसके अंदर ये कश्मकश, एक खिंचाव लगा रहता है। और एक उसके बचपन की प्रेमिका है जिसका नाम है जानवी। अब मैं यहाँ आपको रोकूंगा। मैंने रोका इसलिए है कि कहानी ऐसे मोड़ पे पहुंची है जहाँ नायक के जीवन में एक नायिका प्रवेश कर रही है, लेकिन खुद जंगल को अभिषेक ने कैसे समझा। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे अभिषेक जी हैं वो भी एक जंगल के नायक हैं। एक जगह है सीताबनी, जो जिम कॉर्बेट पार्क से घिरा हुआ है। सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व जिसका पूरा नाम है। उसके चारों तरफ से लगभग ये जो जिम कॉर्बेट जो है वो उसका लैंडस्केप है, जहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। लेकिन 2010 में अभिषेक ने वहाँ जंगल को पढ़ने की कोशिश की। और पढ़ने की कोशिश कैसे की? जब 2010 में ये सीताबनी में गए तो इन्होंने देखा कि वो उजाड़ है, थोड़ी खेती होती है, कुछ किसान वहाँ रहते हैं, लेकिन जंगल कहने पर जो दृश्य आपके सामने आता है वो था ही नहीं। न तो वहाँ पर
जंगली जानवर थे, न पेड़ थे, न पौधे थे, वहाँ पानी का संकट, बहुत सारी चीजें थी। तब से अभिषेक ने उसको एक तरह से गोद ले लिया, सीता बनी को, और वहाँ करीब 4,500-5 हजार पेड़ लगाए। बड़ी संख्या में वहाँ पानी के लिए जो तालाब हैं वो बनवाए ताकि सालों भर वहाँ पानी मिलता रहे। और इस तरह से इन्होंने जंगल को समझा, जंगल में रहने वाले लोगों को समझा। जंगल में जो शेर रहता है, जो बाघ रहता है, से लेकर जो हिरन है, उसको समझा। और उसको समझने के बाद वहीं कहीं ना कहीं आसपास इनको शायद दिखा कि किस तरह से जंगल खत्म हो रहा है, कौन लोग खत्म कर रहे हैं और कैसे बचाएंगे और क्यों बचाना चाहिए। तो जग्गू नायक है, बचपन से बाबरिया परिवार में वो रहता है, और वो बाबरिया परिवार जो है बाघ का शिकार और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। उससे वो परेशान है, दुखी है, और उससे निकल नहीं पाता है। लेकिन वो उससे निकल पाता तब उसके पहले ही उसके जीवन में एक नायिका का प्रवेश होता है जिसका नाम है जानवी। अभिषेक जी, ये बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह एक नायिका आ गई है। दरअसल बचपन से ही उसका प्रेम था, ये इसकी प्रेमिका जानवी थी। जानवी टूट के प्यार करती है जग्गू से, लेकिन जानवी एक तरह से उसकी अंदरूनी आवाज भी है। जानवी गंगा का सबसे पौराणिक नाम है, जग्गू जग। सो वन इज अर्थ, द अदर इज वाटर। अर्थ और वाटर का रिश्ता है दोनों के बीच में। लेकिन जानवी शुरू से कहती है कि जग्गू, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तू एक हत्यारा है, मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तो जग्गू के अंदर ये कश्मकश, ये खिंचाव शुरू से ही है। एक तरफ जानवी, एक तरफ उसका खानदानी पेशा, एक तरफ उसका लगाव जंगली जानवरों से। तो ये आदमी, half of my book he is the underdog, and in the second half of my book he emerges as a larger than life hero. He breaks his chains, he breaks his shackles और बोलता है बस, गरीबी ने मुझे लाचार बनाकर मुझसे बहुत पाप करा है, अब और नहीं। और यहाँ से कहानी मुड़ती है। यानी एक नायिका के प्रवेश के साथ साथ उसके भीतर जो कश्मकश पहले से चल रही है, वो कश्मकश जो है उसको एक शिकारी से जंगल के रक्षक के रूप में बदल देती है। और जग्गू इसकी कीमत भी चुकाता है, वो जेल भी जाता है, लौट कर आता है, और फिर पूरी ताकत के साथ जो जंगल को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारे बाघों को, शेर को और बाकी जो जानवर हैं उनको खत्म कर रहे हैं, उनको बचाने की मुहिम में शामिल होता है। लेकिन अभिषेक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो बाबरिया है, तो इनका तो जो आसपास ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जिसे अभी आप उत्तराखंड कहते हैं उसके आसपास ये बुंदेलखंड, एमपी, राजस्थान, इसके बीच सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन आपकी कहानी अचानक काजीरंगा पहुंच जाती है जो असम में है। अचानक नहीं पहुंचती, इसकी बुनावट ऐसी है कि कहानी एक जगह पे सीमित नहीं रहती। शुरू होती है डेक्कन में, जाती है काजीरंगा, फिर जाती है नेपाल, फिर जाता है लासा। तो किया क्या काजीरंगा में, क्यों? तो क्या है कि ये खानदानी टाइगर लेपर्ड प्रोफेशनल पोचर्स हैं और इनका पूरा नेटवर्क है, जाल है जो ओवरऑल इंडिया में फैला हुआ है। इंडिया में जो टाइगर्स प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर रहते हैं, बफर एरियाज में रहते हैं, जिनको हम गरीब टाइगर्स कहते हैं, उनका प्रोटेक्शन कम होता है क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड्स और प्रोटेक्शन उनको मिल नहीं पाता है। रिजर्व फॉरेस्ट, फ्रिंज फॉरेस्ट, जैसे मैंने सीतामढ़ी वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया, वो भी एक खेती बाड़ी वाली ज़मीन थी जहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप टाइगर को ये नहीं सिखा सकते कि आप सिर्फ हिरन खाओगे, आप गाय भैंस नहीं खाओगे। सिमिलरली आप हिरन को ये नहीं सिखा सकते कि आप सिर्फ घास खाओगे और आप धान नहीं खाओगे। तो जहाँ पे भी घने जंगल के बीच में खेती बाड़ी होती है, वहाँ इंसान के साथ जानवर का एक तनाव बना रहता है। तो ऐसे एरियाज में जो टाइगर्स पाए जाते हैं, ये अक्सर शिकारी और पोचर्स के टारगेट बन जाते हैं। तो काजीरंगा में मैंने दिखाया कि एक ऐसा इन्फॉर्मर है, भूदेव बरुआ, जो इनको इन्फॉर्म करके बुलाता है कि यहाँ पे टाइग्रेस है बच्चों वाली, तुम यहाँ आ सकते हो। तो ये गिरोह वहाँ पहुँचता है और इस बाघिन की वो बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। और इस हत्या के चश्मदीद गवाह, अनविलिंग आई विटनेस बन जाते हैं स्कूल के 3 बच्चे, जो मेरे कहानी के अभिन्न अंग है। और किस तरह से ये बच्चे अब इसके आई विटनेस बन जाते हैं और देख लेते हैं इस क्राइम को होते हुए। एंड देन इट ट्रेवल्स ऑल द वे फ्रॉम काजीरंगा टू काठमांडू इन नेपाल। मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन मैं उसके पहले आपको अभिषेक रे के बारे में एक दो और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं
कि केवल फिल्मों के लिए संगीत नहीं दिया है उन्होंने, फिल्मों में उनको लेकर आए जाने माने गीतकार, लेखक, फिल्मकार, डायरेक्टर, सब कुछ है वो गुलजार। और गुलजार के साथ उन्होंने एक एल्बम किया जिसे हम लोग प्राइवेट एल्बम कहते हैं, उदास पानी। मेरा पहला एल्बम था ये अभिषेक जी का पहला एल्बम था। और उसके बाद उन्होंने रात, चांद और मैं ये भी किया है, जहां आसमान ये भी किया, जिसमें श्रेया घोषाल और सोनू निगम जैसे लोगों ने गाया भी है। अच्छा अभिषेक जी, वैसे तो ये हमारे इंटरव्यू में नहीं था, लेकिन मैं आपके ध्यान में इस पूरी किताब का जो थीम है उसके आसपास कोई गीत याद आए तो मैं चाहूंगा कि 2-1 लाइन आप गुनगुना दें। देखिए, गीत मैंने जिंदगी में हर तरह के बनाए, जैसे कि साहिब बीवी और गैंगस्टर विद अ डार्क रोमांटिक स्टोरी, आई एम कलाम बच्चों की कहानी है, वेलकम बैक इज अ हार्डकोर कमर्शियल फिल्म गैंगस्टर कॉमेडी, शागिर्द इज अ करप्ट कॉप स्टोरी विद नाना पाटेकर जी। तो मुझे बाय गॉड्स ग्रेस हर तरह की फिल्मों में कंपोज करने का मौका मिला है। लेकिन एक ऐसी फिल्म मेरे पास आई थी जो बहुत नायाब थी, और वो दैट वाज लॉक्ड इन टाइम इन द 1950s। इट वाज आल्सो लॉक्ड इन जियोग्राफी, इट वाज लॉक्ड इन बुंदेलखंड एंड एमपी। तो मेरे हाथ बंधे हुए थे एज अ कंपोजर इस फिल्म का म्यूजिक करना भी बड़ा चैलेंज था कि मैं ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ना करूं जो 1950s के बाद यूज हुआ है, उस दौर के इंस्ट्रूमेंट्स। मैं ऐसा कोई वोकल टेक्सचर भी यूज ना करूं जो प्योर सेंट्रल इंडियन फोक से बाहर जाए। तो बड़े बंदिशों में उस एरिया चंबल का मिजाज पकड़ के उस फिल्म का मुझे म्यूजिक करना पड़ा, जिसके लिए उसके बाद नेशनल अवार्ड भी मिला इस फिल्म को। फिल्म का नाम था पान सिंह तोमर, और उसमें भी एक बेबस कैरेक्टर था, एक आर्मी मैन जो प्राइड ऑफ द नेशन था, किस तरह से हालात उसको बागी बना देता है। तो बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर है मेरे मित्र दिग्मांशु धुलिया, उन्होंने बोला अभिषेक मुझे ऐसा गाना चाहिए जो मेरी पूरी फिल्म का निचोड़ बने। तो फिल्म का निचोड़ है बेबसी, फिल्म का निचोड़ है कि मैं ये करना चाहता नहीं लेकिन मुझे बंदूक उठाना पड़ रहा है, हालात ऐसे बन गए हैं। तो अब इस तरह के गाने मुंबई के एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के बनाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ओनली अ मैन हु इज वेल वर्स्ड विद द हिंटरलैंड ऑफ इंडिया, जो भारत की धरती, धूल, मिट्टी से परिचित हो, वही मुझे लगता है ऐसी फिल्मों का म्यूजिक कर सकता है। तो मैं अपने आप को मुंबई से दूर मैं चंबलों में जाके मैंने खाक छाना, 1.5-2 महीने वहाँ रहे, उस जगह का स्पिरिट समझा। और उस जगह की एक खासियत ये है कि वहाँ पे चाहे किसी परिवार के पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन घर के बाहर बंदूक टंगी हुई है। ये है तेवर। तो कुछ गुनगुना दीजिए। इसका लीड सॉन्ग जो मैंने बनाया और बाद में मैंने और कैलाश खेर जी ने गाया उसको फिल्म में, वो गा देते आपके लिए। देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। ओ देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। पर ये अपने मन की नाय, का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। लेकिन इनका जो इस उपन्यास का नायक है बाघ, टाइगर, द इनसाइड स्टोरी का नायक है जग्गू, वो धाए धाए से निकलकर शांति की तरफ बढ़ता है और जंगल को बचाने की तरफ बढ़ता है। अब मेरे मन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि चलिए आप ये बुंदेलखंड और इस इलाके से निकल करके चले गए काजीरंगा, काजीरंगा से फिर काठमांडू चले जाते हैं आप, काठमांडू से फिर आप लहासा जो तिब्बत की राजधानी है, चीन का हिस्सा है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये यात्रा क्या है? देखिए सर, अधिकतर लोगों को पता नहीं है, वो वाकिफ नहीं इस बात से कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, वाइल्ड लाइफ पोचिंग इज द 3rd लार्जेस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड आफ्टर टेररिज्म एंड ड्रग्स। इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये बहुत गंभीर समस्या है जिस पे बहुत कम बात होती है, और लिखावट की तौर पे कोई नॉवल इस पे मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है जो कोई ठोस किताब लिखी गई हो। तो इसकी एक जर्नी, एक सिंडिकेट है, जो सिंडिकेट सेंट्रल इंडिया में मेरी किताब में शुरू होती है, फ्रॉम द डस्टी डेक्कन it travels to the emerald forests of Kaziranga. From Kaziranga it crosses the borders illegally into काठमांडू। और हम किसको ट्रैक कर रहे हैं? एक मरे हुए बाघिन जो 3 बच्चों की माँ थी, जिसके ना पहुंचने से उसके 3 बच्चे भूखे प्यासे मर जाते हैं।
वन देवी का कोप लगेगा, जग्गू कहता है अपने बाकी गिरोह के मेंबर्स को, लेकिन वो बात नहीं सुनते और प्रलोभन में आके इस बाघिन की हत्या करते हैं। इस बाघिन के पार्ट्स को फॉलो करते हुए मेरी कहानी पहुंचती है काजीरंगा, फिर काजीरंगा से काठमांडू, फिर काठमांडू में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस इन द हाई स्पीड चेजेस इन स्वयंभूनाथ टेम्पल एरिया, फिर वहां से थमेल स्ट्रीट में एक मेरे बहुत सारे विलन्स हैं इस कहानी में, विलन्स की पूरी चेन है। एक विलन का नाम है प्रजा, जो एक पेट शॉप की आड़ में बाघ के खाल का धंधा करता है, और किस तरह से यहाँ से पौराणिक हिमालयन पासेस पे यैक के कैरावन के ऊपर, बर्फ के ऊपर से ये सारा जो माल है, ये टाइगर के प्रोडक्ट्स है, इवेंचुअली लासा पहुंचती है। एंड लासा विच इज टिबेट ऑटोनोमस एरिया रीजन, TAR कहते हैं इसको, टिबेट ऑटोनोमस रीजन। लासा में किस तरह से टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, भालू सबके खाल ओपन मार्केट में बिकते हैं, और दुनिया भर से अरब शेख से लेके अफ्रीकन से लेके अलग अलग जो लोग इसको खरीदने आते हैं, वो मार्केट, ये पूरी जो चेन है, सिंडिकेट है, इसको मैंने एक्सपोज किया इस किताब में थ्रू द जर्नी ऑफ माय प्रोटैगनिस्ट जग्गू। मैं आपकी किताब में जो एक एनिमेशन है या रियल फोटो है, मुझे ध्यान में ये पेन एंड स्केच इलस्ट्रेशंस हैं, और ये दिखाता है कि किस तरह से खुले तौर पर दुकान खोल करके लोग जो हैं बाघ के शरीर के जो विभिन्न पार्ट हैं, दांत से लेकर हड्डी तक और बाकी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि चाइना में उसको कई तरह की दवाओं में इस्तेमाल करने की बात की जाती है, एफ्रोडिजियाक मेडिसिनल यूज करते रहते हैं वो। तो वो उसके चलते तो इस तरह की बहुत सारे चित्र और बहुत सारा एनिमेशन जो है वो भी आपको इस किताब में दिखाई देगा। लेकिन मैं अगर अभिषेक, मैं सुधारना चाहूँगा, एनिमेशन इस पे नहीं है, इसमें मैंने वही जो पुराने किताबों में, जिम कॉर्बेट की किताबों में पेन एंड इंक जो इलस्ट्रेशंस थे, हाँ, इस पूरी किताब में आपको इस तरह के इलस्ट्रेशंस बहुत दिखेंगे, बहुत मजेदार इलस्ट्रेशंस है, जिससे कि वो दर्शक का इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि आपको पता है कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि दिस इज जग्गू एंड जानवी, जग्गू और जानवी, इनसे मुलाकात आपकी होगी इस किताब में जो अभिषेक रे ने लिखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, गूगल बुक्स पे है, और ये किताब बिल्कुल मोटी ज़रूर है लेकिन बहुत फास्ट मूविंग है, रफ्तार बहुत ज़्यादा है इसकी, और ये ट्रैवल करता रहता है, 2-3 पेज से अधिक कोई चैप्टर नहीं है, और खूबसूरत इलस्ट्रेशंस भी हैं। तो आजकल के अटेंशन डेफिसिट जनरेशन के लिए भी मैंने इसको इस तरह से प्लान किया है कि लोग बोर ना हो और ये फटाफट रफ्तार से चलती रहे किताब। अच्छा, मैं अभिषेक जी के बारे में आपके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। इनको कई तरह के सम्मान मिल चुके हैं। एक स्वाभिमान भारत सम्मान है, वो मिला है। अमेजिंग इंडियन अवार्ड जो है वो भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी प्रशंसा में एक चिट्ठी लिखी है, वो भी अपनी जगह है। और हाल में फोर्ब्स ने इनको एक और सम्मान से नवाजा। और ये सब जो है, इसके अलावा जो ये फोर्ब्स ने दिया है वो तो वाइल्ड लाइफ, ये सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मैंने जिंदगी की सारी पूंजी मैंने एक बंजर पहाड़ी को जंगल में परिवर्तित करने में लगा दी, दरअसल उसी के कारण है। और एक कंप्लीटली वाइल्ड बाघिन थी, टाइग्रेस थी, जिसने मेरी ज़मीन को चुना था उसके आसपास के एरिया को बच्चे देने के लिए 2015 में। और इस बाघिन ने सीतामढ़ी वाइल्ड लाइफ रिजर्व को, मेरे प्रयास को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो ये सारे जो अवार्ड्स है, इसका श्रेय जाता है उसी बाघिन को। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 1% अगर नेचर के लिए करते हैं, 99% कुदरत खुद करती है। बिल्कुल, कुदरत ने और आपने तो करके दिखा दिया सीताबनी में कि वो संभव हो सकता है, वो किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड रीवाइल्डिंग। जी, मतलब जो जमीन कभी जंगल थी जिसको आपने तहस नहस कर दिया, उसको जंगल को लौटाना, फिर जंगल को रीवाइल्डिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में अब ये चल रहा है। रीवाइल्डिंग मैंने 2010 में सोचा था, भारतवर्ष में किसी और ने सोचा नहीं था। सो रीवाइल्डिंग वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट देन। अब हालांकि अफ्रीका में, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में भी रीवाइल्डिंग शुरू हो गया है। अब भारत भी अपने एक ब्लैक स्पॉट जो था, चीता, जो हमने खो दिया था, उस चीता को वापस हम ला रहे हैं। और उस चीता का जो इंडियाज नेशनल चीता एंथम है, मैंने कंपोज किया, गाया है, वो फिल्माया भी मैंने है फॉर NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो NTCA हैज़ बीन एन एक्रेडिटर ऑन दिस बुक। उन्होंने इस किताब की तारीफ की है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी किताब के रियर साइड में, दिस इज़ द NTCA लोगो, दिस इज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो 97 कंट्रीज़ का गठजोड़ है। भारत सरकार और यूनाइटेड नेशंस का ये कोलैबोरेशन है।
इनका भी जो लीड एंथम है, सॉन्ग है और फिल्म में मैंने बनाया है। फिर ये है मध्य प्रदेश शासन और ये है ग्लोबल टाइगर फोरम। ग्लोबल टाइगर फोरम ने भी इस किताब को सारे देशों में रेकमेंड किया है एज ए मॉडर्न डे जंगल बुक। तो ये आज का आधुनिक जंगल बुक है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा था लेकिन फिर से कहना चाहूँगा कि जो जंगल बुक किताब है उसको 1890 में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी और उसके बाद जंगल पर इस तरह का फिक्शन लिखा ही नहीं गया। कुछ कहानियाँ शायद उन्होंने लिखी जिम कॉर्बेट ने, जो शिकार की कहानियां हैं। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक फिक्शन यानी एक उपन्यास के तौर पर करीब 130 सालों के बाद ये किताब आई है। और जब ये किताब आ ही गई है, अभी तो किताब है, लेकिन मैं एक लगभग आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो किताब है, किताब की पहुँच जितनी है, मैं देख रहा था कि ये बेस्ट सेलर करीब 20-25 दिन, रिलीज के 20-25 दिनों में हो गई है, तो किताब तो काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन किताब से ज़्यादा बड़ी संख्या में, तादाद में पहुंच जो है वो फिल्मों की है। See, this book I have written in novel English. This is an English book because I wanted it to reach the world. पर इससे पहले इसकी जो हिंदी स्क्रिप्ट है देवनागरी में, वो मैंने तैयार रखी है, both as a 6 episodic television series और also as a feature film। तो मेरी इच्छा है ये कि मेरी ज़िंदगी का अगला पड़ाव ये होगा कि ये जो किताब है, किताब के रूप में एक बार सक्सेसफुल ये हो जाएगी, मुझे यकीन है, क्योंकि इट इज़ डूइंग वेरी वेल। अगले पड़ाव में मैं इसकी फिल्म बनाना चाहूँगा ताकि ये और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। और टाइगर की असल कहानी क्या है आज की डेट में, आज की जंगल बुक क्या है, और एक गरीब, बेबस, मजबूर ट्राइबल आदमी अगर यू टर्न ले सकता है, अपने हालातों के खिलाफ जाके, अपने पास्ट को बदल, अपने अंदर अंदरूनी रूप को बदल के अगर वो रखवाला बन सकता है नेचर का, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हमने पिछले 200 साल में सिर्फ रेप किया है, जंगल काटे हैं, जानवरों को उजाड़ कर दिया है, तो क्यों ना हम भी जग्गू की तरह एक यू टर्न ले। इस बुक में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि शायद कहीं हमें भी सोच के देखना चाहिए कि हम कगार पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने जंगलों को इस तरह से नष्ट किया और जंगल में रहने वाले जीवों को इस तरह से नष्ट किया कि हम खुद संकट से घिरते जा रहे हैं। अभी आपने बताया कि आपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित कुछ गीत और वो भी गाए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि चलते चलते ज़रा उसका भी एक टुकड़ा दर्शक तो चाहेंगे ही। तो मैंने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का टाइटल सॉन्ग और ब्रांडिंग एंथम और फिल्म बनाई है, तो फॉर द IBCA, International Big Cat Alliance. It's called Guardians of the Wild. They've roamed the earth since eternity, kissing stars and dust alike, shining like the sun, universal souls of the free and wild. They are entwined deeply with our lives, custodians of the wild. They are the guardians of the wild. 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 The song is called Guardians of the Wild. And why we call them Guardians of the Wild is because they are the greatest indicators of our fresh water, of our clean environmental health. तो 70% of India's rivers come out of tiger forests. तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि बाघ के रहने से हमारा जो जल है, फ्रेश वाटर है, उसकी संरक्षण होता है. Tiger is the guardian of all our fresh water, our monsoon cycle, our ecological cycle. So this song is called Guardians of the Wild. It is the big cat anthem of the world. बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपने समय दिया और अपनी एक दिलचस्प कहानी बताई. एक बार फिर से मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ. The book is on Amazon. The book is on Google Books. Please go ahead and read it. It's very cheap. It's on a discount. मैं चाहूँगा कि आप तक ये कहानी पहुँचे. आपको निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए. बहुत दिलचस्प कहानी होगी. और अगर आपने कहीं मुगली की द जंगल बुक पढ़ी है या उसको देखा है, तो सचमुच ये जग्गू जो है वो आधुनिक मुगली है, जो 1890 की कहानी नहीं, 2025 की कहानी सुना रहा है.
आपने इस प्रोग्राम को यहाँ तक देखने के लिए हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि अगर आपने हमारा ऐप यानी siddhahindi.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन जो है उसको भी बजा दीजिए, ताकि हम जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा, नई बातें हम करेंगे तो आपके सामने, आपके पास जो है तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे नए प्रोग्राम हम करते रहेंगे। आपने देखा कि जग्गू की कहानी किस तरह से एक दिलचस्प ढंग से हमारे जंगलों की कहानी बताती है। तो आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभिषेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.